हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस चैनल के माध्यम से हमारी दो पुस्तकों की व्याख्या हो रही है, जिसमें एक पुस्तक है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक। दूसरी पुस्तक है मनोज मिश्र की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो इस पुस्तक में अभी जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ही चल रहा है, इसमें बहुत ही प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इन्होंने। तो इसमें हमारे आदिकालीन लौकिक साहित्य को अभी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दो पुस्तकों को क्लियर हो चुका है, जिसमें है ढोला मारूरा दोहा और दूसरी पुस्तक है जय मयंक जसचंद्र का, जिसे कल्लोल या फिर कुशल लाभ की रचना मानते हैं। इसके बाद आते हैं कवि विद्यापति। तो विद्यापति को हम देखेंगे कि मतलब इनकी क्या विश्लेषण है। इसके बाद देखते हैं कवि विद्यापति को। विद्यापति की जो समय काल है, यानी कि सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय की बात करते हैं तो इनका जीवन परिचय माना जाता है 1352 ईस्वी से लेकर के 48 ईस्वी के समथिंग माना जाता है इनका जीवन काल। ठीक है। इसके बाद इनकी बात करते हैं, इनका नाम क्या था। इनका पूरा नाम, बहुत बार प्रश्न बनता है कि विद्यापति का पूरा नाम क्या था। तो इनका विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर माना जाता है। विद्यापति ठाकुर, ठाकुर के नाम से ये प्रसिद्ध थे, यानी कि इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था। माता का नाम था इनकी हंसिनी देवी। विद्यापति की माता का नाम था हंसिनी। आप लोग अच्छे से क्लियर करके लिख लेंगे, मैं तो अभी इसी के ऊपर बता रही हूँ, हंसिनी देवी। ठीक है, ये इनकी माता का नाम था। बात करते हैं कि इनका जो धर्म था, यानी कि ये किस चीज़ की उपासना करते थे, तो ये शैव भक्त थे, यानी कि इन्होंने शक्ति की उपासना की है। ठीक है, तो ये थे इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही ये भी देखेंगे कि इनका जो जन्म था वो बिहार में मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जो जनपद है उसमें हुआ था। आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को कि इनका विद्यापति का जन्म है 1352 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी के समथिंग मानी जाती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि ये विद्यापति जो है आदिकाल के कवि माने जाते हैं, न कि भक्ति काल के। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि विद्यापति भक्ति काल के हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो कुछ लोग इनको भक्ति काल का मानते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी जो समय काल से इनका जो संबंध है उसके आधार पर ये भक्ति काल के कवि आदिकाल के कवि माने गए हैं विद्यापति। ठीक है, और इनकी माता का नाम हंसिनी देवी है और इनकी जो पूरा नाम है वो विद्यापति ठाकुर है। साथ ही माना जाता है इनके 2 विवाह हुए थे। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही देखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचना है, सबसे पहली इनकी रचना मानी जाती है पदावली। पदावली की रचना 1380 ईस्वी में इन्होंने की है। दूसरी रचना है कीर्ति लता जो 1403 में है। तीसरी रचना है कीर्ति पताका 1403 में है। जन्म स्थल इनका माना जाता है ग्राम बिस्पी जिला दरभंगा बिहार में। ठीक है, इसके बाद इनका जो रचना काल है वो बताया है 1450 से लेकर 1460 के लगभग है। इसके बाद हम देखेंगे इनके महत्वपूर्ण तथ्य विद्यापति के। पहला पॉइंट है, आप पॉइंटों को जो महत्वपूर्ण विशेष तथ्य हैं उनको आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करेंगे। पहला तथ्य है इनकी पदावली। ठीक है, रचना में मैथिली भाषा तथा कीर्ति लता और कीर्ति पताका में अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि बहुत बार पूछा जाता है कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है, तो अवहट भाषा है इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका की। दोनों ही रचना इनकी अवहट भाषा में है। साथ ही इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना, विद्यापति की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है पदावली। पदावली की रचना इन्होंने मैथिली में की है। इसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल का नाम दिया गया था। मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मैथिली भाषा में सरल काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ये आप लोग पॉइंट जरूर अपने ऐड कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है
मैथिली भाषा में सरल, अच्छा ये तो हो गया। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, इस मतलब इनकी रचना के आधार पर, तो पॉइंट है कि पदावली की रचना जो है जयदेव की रचना, संस्कृत कवि हैं जयदेव, उनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है गीत गोविंद, उसी का अनुकरण करके इन्होंने पदावली की रचना की है। इसी के आधार पर इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, क्योंकि जयदेव की रचना का इन्होंने अनुकरण किया है, तो इसी के आधार पर इन्होंने अभिनव जयदेव इनको कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न बनता है कि विद्यापति को किस रचना के आधार पर उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि मिली, तो आप बता सकते हैं कि पदावली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है इतिहासकार। कुछ इतिहासकार इन्हें नवक विशेखर भी कहते हैं। ये भी याद रख लेना कि नवक विशेखर किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है नवक विशेखर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये शैव अनुयायी माने जाते हैं, जो हमने ऊपर पॉइंट बता दिया था। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, महामहोपाध्याय तथा हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्तिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि किसने जो कवि विद्यापति हैं उनकी कीर्तिलता पुस्तक की नकल की है, तो हरिप्रसाद शास्त्री ने इनकी पुस्तक की नकल की है कीर्तिलता की। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कीर्तिलता पुस्तक में तिरहू के राजा कीर्ति सिंह की वीर उदारता और गुणग्राह्यता आदि का वर्णन किया है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि कीर्तिलता में इन्होंने किसका वर्णन किया है, तो कीर्तिलता में विद्यापति ने कीर्ति सिंह, ठीक है, तिरहू के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का उद्धार और गुणग्राहकता पूर्वक उनके गुणों का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है, साथ ही जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया है। कीर्तिलता पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, ठीक है, सॉरी यहाँ कीर्ति पताका है, ये कीर्ति पताका में यहाँ पर कीर्तिलता थी और यहाँ पर है कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राह्यता का वर्णन किया है। ये भी हम समझ सकते हैं कि कीर्तिलता में और कीर्ति पताका में किसका उल्लेख हुआ है, तो कीर्तिलता में मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का उल्लेख हुआ है, उनकी गुणग्राह्यता का वर्णन किया है इन्होंने। दूसरा है कीर्ति पताका, तो कीर्ति पताका में शिव सिंह, ठीक है, शिव सिंह की वीरता का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, विद्यापति द्वारा भगवान शिव की शक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे नचारी कहलाते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको जरूर याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि विद्यापति के द्वारा जो शिव भक्ति में पद गाए जाते थे उन्हें नचारी कहा जाता था। इनके प्रकाशकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि माना जाता है कि विद्यापति के बहुत सारे प्रशंसक थे, कि उनकी रचना शैली, उनका साहित्य इतना विशेष उत्कृष्ट श्रेणी का था कि इसी के आधार पर उन्हें बहुत सारे उनके प्रशंसक थे, जिसमें उनके प्रशंसकों ने कुल 16 उपाधियां इनको प्रदान की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हिंदी में कृष्ण को काव्य विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि हिंदी काव्य में सबसे पहले कृष्ण को विषय बनाकर रचनाएं करने का जो श्रेय है वो विद्यापति को जाता है। सबसे पहले इन्होंने कृष्ण पर अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंगी संवाद कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो ये सब आज विद्यापति के विषय में है। तो थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छी लगा होगा पॉइंट और विश्लेषण। साथ ही इस पर अपना कमेंट जरूर दें कि आपको मतलब व्याख्या कैसी लग रही है, और कुछ चेंजिंग हो तो बताइएगा ज़रूर। तो थैंक यू।